हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। जी सेट दिसंबर में जो अभी 2024 में पेपर हुआ था जी, गुजरात का जो सेट का है, तो उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। उसमें 100 क्वेश्चंस आए थे, लेकिन इस सेशन में हम सिर्फ 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे, क्योंकि बहुत लंबी लंबी वीडियो हो जाती है। तो एटलीस्ट कोई बच्चा देख रहा हो तो कम से कम दिन के 50 क्वेश्चन तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो ना। सो ये पार्ट 1 रहेगा। इंपॉर्टेंट है ये यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन के लिए, और जहां पर भी एजुकेशन से रिलेटेड और कोई एग्जाम्स हैं, जैसे महाराष्ट्र सेट होना है, कर्नाटका सेट है या वेस्ट बंगाल सेट है, तो हर जगह पे ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे। ओके, दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है आप कर सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर दीजिए फटाफट। एंड ये जो सेशन है ये रिकॉर्डेड है, तो आप लाइव सोच के मत दीजिएगा कि मैं बताऊं आपको, आप वेट करें। बेसिकली आपकी कोई बात आपने पूछी है तो आपको कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, ना कि चैट बॉक्स में। ओके, सो IKS एम्स एट, IKS पहले तो आपको IKS पता होना जरूरी है। सो इंडियन नॉलेज सिस्टम जो है इसकी फुल फॉर्म है। सेल्फ नॉलेज का एम है इनका, या नॉलेज ऑफ आवर ट्रेडिशन, वो नॉलेज हो ट्रेडिशंस के बारे में, वो एम है। नोइंग द सुप्रीम बीइंग, तो उसके बारे में जानना हो कि सबसे सुप्रीम कौन है, वो एम है। या फिर अंडरस्टैंडिंग द सोल ऑफ इंडिया, तो इंडियन नेशनल, ये सॉरी इंडियन नॉलेज सिस्टम है ना, तो इंडिया के बारे में आपको ज्यादा नॉलेज होगी, वेदास के बारे में, और बहुत डीपर लेवल पे आप इंडिया को जानने की कोशिश करोगे, तो आप डी जो है आंसर के साथ जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग द सोल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है जस्टिस एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू मीन्स। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो जस्टिस का क्या मतलब है? इक्वालिटी होनी चाहिए। न्याय का क्या मतलब? इक्वालिटी, इक्वालिटी, इक्विटी या अपॉर्चुनिटी। तो आप इक्वालिटी और इक्विटी में फिर भी कंफ्यूज हो सकते हैं, आप क्वालिटी और अपॉर्चुनिटी में तो मत होइएगा। ओके, तो जस्टिस का मतलब हमारे लिए क्या है जी? इक्विटी है, कि जिसको जितनी ज्यादा जरूरत है। जैसे हमें पता है जस्टिस, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू में अगर हम जस्टिस को लेके चल रहे हैं, तो जो रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाती है बैकवर्ड क्लासेस को, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इक्विटी, कि उनको वो ज्यादा शोषित हुए, ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, तो हम थोड़ा बराबरी पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और इससे भी आ नहीं गए हैं, ये सिर्फ एक कोशिश है। ओके, सो इक्विटी जो है वो आपका आंसर रहेगा। डेमोक्रेटिक टीचर इज शी और ही हु, तो कौन है डेमोक्रेटिक टीचर? जो अलाउ करे नॉइस इन द क्लासरूम, आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस, टीचेस नेशनल वैल्यूज इनफॉर्मली, इज अ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड टू द स्टूडेंट्स। तो डेमोक्रेटिक टीचर कौन सा होगा? जो आपको डिस्कशन का टाइम दे, बेसिकली ना, जो डिस्कस करे चीजों को, वो डेमोक्रेटिक टीचर में आएगा। तो जो ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछे और आंसर आप अब देखोगे कि कैसे देना है, ठीक है, तो वो क्या रहेगा जी? ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने वाला टीचर डेमोक्रेटिक टीचर में आएगा। ऑब्वियसली हम टीचर को फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड बोलते हैं। ओके, ऑब्वियसली टीचर को नेशनल वैल्यूज सिखानी है। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन अच्छे हैं, बट आपका और बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? सेकंड ऑप्शन है, जहां पे ओपन एंडेड क्वेश्चन में सारी चीजें आ गई कि आप डिस्कशन का टाइम दे रहे हो, तो वो डेमोक्रेसी से रिलेट करता है। What is the most appropriate meaning of Aristotle's definition? Education is creating a sound mind in a sound body. तो ये क्वेश्चन तो बहुत पुराना हो गया कि ये बात किसने बोली, साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। ठीक है, तो ये पुराना हो गया, अब इसको इंटरप्रेट करने की बात आ रही है कि इस डेफिनेशन का जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या होगा। सो ओनली अ साउंड माइंड कैन होल्ड अ साउंड बॉडी, ये मतलब होगा, या फिर प्रिपेयरिंग फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग इन द टास्क ऑफ द एजुकेशन। तो दोनों तरीके की वेलबींग जो है वो उसकी बात हो रही है। बाय क्रिएटिंग अ साउंड माइंड एजुकेशन ऑल्सो क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग बॉडी। ओके, साउंड माइंड अगर क्रिएट होगा तो स्ट्रॉन्ग बॉडी भी हो जाएगी, एजुकेशन क्रिएट कर रही है। बॉडी या माइंड मस्ट कम्युनिकेट विद ईच अदर। सो इस डेफिनेशन का बहुत अच्छा सा मतलब आपको दिख रहा होगा कि आपके जो है फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों तरीके से वेलबींग जो है वो काम है एजुकेशन का। सो बी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। बाकी इसमें तो ओनली आ गया, जरूरी नहीं है कि साउंड माइंड नहीं है तो साउंड बॉडी होगी ही नहीं। ठीक है, इस तरीके से, या फिर आपने साउंड माइंड क्रिएट कर दिया तो एक स्ट्रॉन्ग बॉडी भी क्रिएट हो जाएगी, नहीं। ठीक है, देन है बॉडी एंड माइंड मस्ट कम्युनिकेट विद ईच अदर, ये बात ठीक है, बट इसका बेस्ट मतलब जो है वो अपना ये वेलबींग वाला निकल के आता है। What is true about अविद्या? तो अविद्या विद्या दोनों पढ़ते हैं हम, तो अविद्या में बेसिकली नॉलेज की कमी लगा लो, या नॉलेज ना होना, या अंडरस्टैंडिंग ना होना आप लगा सकते हैं। Wants are at the root of अविद्या, अविद्या इज हार्मफुल इन एवरी सेंस,
अविद्या इज बोर्न ऑफ तमस, या अविद्या मीन्स अपार विद्या, नहीं तो अपार विद्या तो नहीं होगा, परा और अपरा दो विद्या पढ़ते हैं ना हम। तो आंसर रहेगा जी कि जितनी भी वांट्स डिजायर्स सारी चीजें है ना वो रूट कोज है, रूट में है अविद्या के, ठीक है। तो वहां से ये चीजें निकल के आती हैं वांट्स एंड डिजायर वाली। विच वन इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिलेटिव डेप्रीवेशन, तो देखो डिप्राइव्ड आप हो या नहीं हो वो अलग बात है, बट रिलेटिवली डेप्रीवेशन इज लाइक कि मेरे फ्रेंड के पास फलानी गाड़ी है, मेरे पास उससे छोटी गाड़ी है, तो मैं अपने आप को डिप्राइव्ड फील करूं उसके कंपैरिजन में, सो वो रिलेटिवली डिप्राइव्ड हो गया, ठीक है। सो अजम्पशन अबाउट द प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेक्टेशन ये कैरेक्टरिस्टिक है इसकी। डिस्क्रिपेंसी भी एक कैरेक्टरिस्टिक में आएगी। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सोशल जस्टिस, तो सोशल जस्टिस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक रहेंगी। बट कंपैरिजन ऑन पॉजिटिव साइड नहीं, आप नेगेटिव साइड पे कंपैरिजन कर रहे हो, ठीक है, कि आप जो है दूसरा इंसान के पास क्या है और आपके पास क्या नहीं है, तो आप डिप्राइव्ड फील करो रिलेटिवली किसी और के रेफरेंस में, ओके। सो ये कि पॉजिटिव साइड वाली कैरेक्टरिस्टिक इसकी नहीं होगी और हमसे नोट ही पूछा था। अरेंज फ्रॉम द ब्रॉडेस्ट टू द नैरोएस्ट, ठीक है। अच्छा एक और चीज ना, जो बच्चे क्योंकि इस क्वेश्चन तक आप पहुंचे हो तो आप देखते होगे क्वेश्चंस एंड क्लासेस, सो जो बच्चे ये क्लासेस देखते हैं ना क्वेश्चंस वाली, वो उनके लिए मोस्ट बेनिफिशियल है कि वो जितने भी क्वेश्चंस की क्लासेस करवाई जाती हैं वो सारी किया कीजिए, ओके। ये बीच में बताने का भी रीजन यही है कि जिसने सुनना होगा वो सुनेगा इन चीजों को। सो पॉइंट ये है कि जैसे ये जी सेट है, इसमें एक अलग तरीके के थोड़े थोड़े क्वेश्चंस हैं आपके पास, ठीक है, कि कुछ कॉन्सेप्चुअल भी हैं, फैक्चुअल भी हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, खराब नहीं है। ऐसे ही वेस्ट बंगाल सेट के क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही और कर्नाटका सेट या अभी नॉर्थ ईस्ट का स्लैट हुआ है वो भी मैं करवाने की कोशिश करूंगी। सो वो चीज, सो इनके क्वेश्चन अच्छे होते हैं, कोई बुरे नहीं होते। नेट के कंपेरिजन में कभी कभार जो है वो कम होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आप नेट के लिए कहीं और से, टेस्ट सीरीज से तो बेटर है एटलीस्ट ये क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप पीवाईक्यूज जहां से आपको मिले ना, आप पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने की कोशिश किया कीजिए, कि और वो भी ऑथेंटिकली, कि अच्छा मैं आपको बता रही हूँ कि ये गुजरात सेट का पेपर है, आप बकायदा इसकी पेपर और इसके आंसर की भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे उस वे में। तो वो चीज है कि आप जो है जहां से मिल जाए वहां से क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस किया कीजिए, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा क्वेश्चन सोल्व करने का। ब्रॉडेस्ट टू नैरोएस्ट, सो सबसे ब्रॉड क्या होगा, गोल, एम, लर्निंग आउटकम या ऑब्जेक्टिव। सो गोल सबसे ब्रॉड है जी। एक गोल होता है हमारा जो हमें अचीव करना है, उस गोल तक पहुंचने के लिए हम एक एम लेके चलते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम एक ऑब्जेक्टिव बनाएंगे और उस ऑब्जेक्टिव को ही हम क्या देखेंगे, असेस करेंगे, तो लर्निंग आउटकम निकल आएगा, ओके। तो आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा। 3 2 1 4 3। The real task of education is to destroy the bondage of religion, creed, caste, which delimit the human psyche. ठीक है, तो ये रियल टास्क है एजुकेशन का। ये आप जो है अपने नोट्स में भी एड ऑन कर लीजिए, क्योंकि जे कृष्णमूर्ति, जिद्दू कृष्णमूर्ति से रिलेटेड बहुत कम स्टेटमेंट्स ऑथेंटिकली मिलती हैं। सो इस टॉपिक को अगर हम बाय क्वेश्चंस प्रिपेयर करें, उस वहां से इंफॉर्मेशन निकालें तो बेटर है, कि क्योंकि अभी पिछली बार जो है जून में नेट में भी क्वेश्चन आया था, तो वो भी अलग तरीके का क्वेश्चन था, वहां से भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो जिद्दू कृष्णमूर्ति ने बोला है कि रियल टास्क जो है ना एजुकेशन का, वो ये है कि ये जो बंधन है ना, बॉन्डेज है रिलीजन की, कास्ट की, क्रीड की, तो वो लिमिट कर देती है ह्यूमन को, ओके, ह्यूमन साइकी को। तो वो उसके लिए रियल टास्क एजुकेशन का कि इस बॉन्डेज को डिस्ट्रॉय करेगा। Which school of philosophy does not emphasize epistemology in its educational thinking? तो देखो ये भी बहुत अच्छी और नई इंफॉर्मेशन है। आप epistemology वाले पार्ट में या existentialism वाले पार्ट में इसको ऐड कर सकते हो, क्योंकि existentialism की जो फिलोसफी है वो epistemology क्या है, प्रोसेस ऑफ नोइंग ना, स्टडी ऑफ नॉलेज, कैसे आप पढ़ोगे, कैसे चीजें होंगी, सो उसके ऊपर फोकस नहीं करती एपिस्टेमोलॉजी पे, बल्कि ये फोकस करती है कि इंडिविजुअल कैसे अपने एक्सपीरियंसेस को जी रहा है, सब्जेक्टिव नेचर पे बिलीव करती है ना, तो वो सब्जेक्टिविटी पे फोकस कर रही है। बिल्कुल एक ही रास्ता है किसी जगह जाने का, उसके ऊपर बिलीव नहीं कर रही है कि नॉलेज पाने का सिर्फ यही वैलिड रास्ता हो सकता है। नहीं, कोई भी वैलिड रास्ता हो सकता है, बस आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा। तो सब्जेक्टिविटी वाला जो पोर्शन है वो ज्यादा है, इसलिए एपिस्टेमोलॉजी जो है वो एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है वो एपिस्टेमोलॉजी पे ना फोकस करने के लिए जाना जाता है, ओके। Indian philosophy is called darshan. Which of the following characteristics is the least important in darshan? So philosophy की बात हो रही है, Indian philosophy को दर्शन भी बोलते हैं। philosophy में कौन सा जो है वो least important माना जाएगा? mysticism,
यानी कि रहस्यमयी। तो रहस्य तो बहुत सारे होते हैं फिलोसफी में, हमें पता ही नहीं हम कहाँ कहाँ तक सोचते सोचते पहुंच जाते हैं। एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी बहुत सारी चीजें सॉर्ट हो जाती हैं और रियलाइजेशन के बेसिस पे भी। पर जो ये आपका इंटेलेक्चुअलिटी है, ये सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट जो है आप यहाँ पे देखेंगे। ओके, लिस्ट इंपॉर्टेंट दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि ये कनेक्टेड ही नहीं है या इसका रोल नहीं है, नहीं, लीस्ट इंपॉर्टेंट है इन ऑप्शंस में से। बिफोर स्टार्टिंग अ स्कूल फॉर स्लम ड्वेलर्स द गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट। तो गवर्नमेंट क्या कंडक्ट करे? बजट एनालिसिस, जीरो कॉस्ट एनालिसिस, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस या फिर कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस। देखो, एक तो एजुकेशन की बात हो गई, स्कूल खोलना है, दूसरा गवर्नमेंट खोल रही है, फिर स्लम ड्वेलर्स के लिए खोल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है बजट का तो कोई लेना देना नहीं है, ना ही जीरो कॉस्ट का, क्योंकि कॉस्ट तो लगेगी यहाँ पे। अब कॉस्ट लगेगी और आप बेनिफिट देख रहे होते तो आप कॉस्ट बेनिफिट देखते, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या जो है इफेक्टिविटी क्या रहेगी। एजुकेशन के केस में, स्कूल्स के, कॉलेजेस के केस में हम हमेशा कॉस्ट इफेक्टिवनेस चेक करते हैं, तो वो कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस जो है वो सरकार करेगी कि इतना पैसा अगर हम इस एरिया में लगा रहे हैं तो क्या इस एरिया में उतने बच्चे हैं, क्या यहाँ पे फायदेमंद वो चीज रहेगी, कितने बच्चों को इससे फायदा होगा। ओके, सो कॉस्ट को आप इफेक्टिवली देखना चाह रहे हो, ये नहीं है कि इतने बच्चों के लिए खोल रहे इतने फीस आ जाएगी तो ये हमारा बेनिफिट निकल जाएगा। नहीं, हम कॉस्ट लगा तो देंगे लेकिन इफेक्टिविटी कितनी आएगी वो चेक करनी है। Educational finance aims at seeing that the money for education is spent most. So education finance किस बात पे फोकस करता है कि जो मनी है एजुकेशन के लिए वो कहाँ कैसे स्पेंड होना चाहिए, कैसे उसको खर्च किया जाना चाहिए। अप्रोप्रिएटली, एडिक्वेटली खर्च किया जाना चाहिए, जुडिशियसली और प्रोडक्टिवली, इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, इक्वली और इफेक्टिवली। ठीक है, सो ये वर्ड्स का ही खेल है थोड़ा सा। देखो, इक्वली तो नहीं होगा, इक्वली का क्या मतलब है, कैसे, कहाँ बराबर बराबर आप कर रहे हो, राइट। इफेक्टिव और एफिशिएंट, इफेक्टिव वर्ड बहुत अच्छा है देखा जाए तो, कि आप इफेक्टिव एनालिसिस के साथ उसको खर्च करो, बट एफिशिएंट इसके साथ क्या और कोई बेटर वर्ड है? जुडिशियसली और प्रोडक्टिवली। तो ये बेटर वर्ड है जी, ये इन्होंने आंसर दे रखा है। हम कोई और आंसर भी सोचेंगे तो इसकी कोई जस्टिफिकेशन अलग से होगी नहीं, बट जुडिशियसली मतलब आप जो है बेटर तरीके से प्रोडक्टिविटी को देख रहे हैं, जितना खर्च होना चाहिए उतना खर्च कर रहे हैं, बहुत ऐसे जस्टिस कर रहे हैं, इक्विटी जो है वो वहां हो रही है। ओके, बजटिंग इन एजुकेशन मीन्स, तो देखो इसमें इकोनॉमिक्स और इन एजुकेशन से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं अच्छे। सो वो क्वेश्चंस हमारे यूजुअली कहीं और नहीं मिलेंगे आपको, नेट में भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, वो भी ह्यूमन कैपिटल थियरी तक लिमिट कर जाते हैं खुद को, या फिर जो है वो ज्यादा से ज्यादा आजकल बजटिंग भी पूछ लेते हैं, तो वो मैक्रो फाइनेंस पूछ लिया, ठीक है, सिग्नल थियरी पूछ ली, तो यहाँ तक लिमिट होता है। बट बजटिंग या जो आपका इकोनॉमिक्स इन एजुकेशन है उससे रिलेटेड काफी अच्छे क्वेश्चन जी सेट में पूछे जाते हैं यूजुअली। ओके, सो बजटिंग इन एजुकेशन का क्या मतलब है? फाइनेंशियल प्लान थ्रू विच एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर इंप्लीमेंटेड फॉर अ ईयर। ओके, ट्रांसलेशन ऑफ फाइनेंशियल नीड इनटू फाइनेंशियल प्लान, तो ट्रांसलेट कर रहे हो आप नीड को प्लान में एक साल के लिए, ठीक है। फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट एक रेडी करना टू सपोर्ट एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर अ ईयर, या फिर अ प्लान टू कैलकुलेट इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्सपेंडिचर। तो देखो, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं हो रही है, ओवरऑल प्लान रेडी किया जा रहा है जिसके थ्रू जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको इंप्लीमेंट किया जाएगा एक साल के लिए। ओके, तो फर्स्ट जो है वो सही आंसर है जी। कंसोलिडेशन ऑफ एजुकेशन इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट इज टू, तो किस लिए है? जब आप एजुकेशन और पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात करते हो, ठीक है। इनकलकेट एजुकेशनल एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन इंडिविजुअल, रिलेट एजुकेशनल एट्रीब्यूट विद पॉलिटिकल एट्रीब्यूट ऑफ इंडिविजुअल। ओके, हम किसकी बात कर रहे हैं? एजुकेशन कैसे पॉलिटिकल डेवलपमेंट कर रही है, ठीक है। सो देन है इनकलकेट एजुकेशनल इंटरेस्ट एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, रिलेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विद पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। सो इंटरफेरेंस तो वैसे ही एक थोड़ा सा नेगेटिव सॉर्ट ऑफ वर्ड में आ गया, उसके अलावा आप एजुकेशनल एट्रीब्यूट को पॉलिटिकल एट्रीब्यूट ऑफ इंडिविजुअल के साथ रिलेट करने की कोशिश करोगे, वो कंसोलिडेशन है जब हम एजुकेशन इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं। ओके, For any political party at different levels of governance, priorities should be introducing प्रो पुअर पॉलिसीज फॉर, किसके लिए? प्रो पुअर पॉलिसीज आप किसके लिए बनाओगे? एजुकेशन फॉर इंडिविजुअल्स, एजुकेशन इन इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन विद इंसेंटिव, या एजुकेशन विद क्वालिटी एंड इक्विटेबिलिटी। सो 4 ऑप्शन है आपके पास, आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्वालिटी एंड इक्विटेबिलिटी। ओके,
Traditionally, education has been directly related to political and social discourse except, तो ट्रेडिशनल वे में पूछा गया है कि एजुकेशन को डायरेक्टली जो है अगर हम पॉलिटिकल या सोशल डिस्कोर्स से रिलेट करें तो इनमें से कौन सा ओके है, एक्सेप्ट। ओके, सो क्रिएटिंग मार्केट बेस्ड एजुकेशन, एक तो वैसे ही नेगेटिव स्टेटमेंट मार्केट बेस्ड साउंड कर रही है तो वो तो नहीं होना चाहिए। नेशन या स्टेट को शेप करना वो एजुकेशन करती है, सो ये एक तरीके से पॉलिटिकल या सोशल डिस्कोर्स में आ गया। सिटीजनशिप राइट भी अच्छा ऑप्शन है, और अंडर राइटिंग द नेशन, नेशन की जो वो क्या लिखना, डेस्टिनी लिखने वाली बात हो गई एक तरीके से। तो मार्केट बेस्ड एजुकेशन नहीं आएगा जी इसके अंदर, बाकी ऑप्शंस अच्छे हैं, आपको पॉजिटिव नेगेटिव ऑप्शन से भी साउंड कर जाएंगी चीजें। ओके, theory of rational choice in education views that a student's educational decision is not affected by, so as per theory of rational choice, यानी आप रैशनली अपनी चॉइसेस बना रहे हो, लॉजिकली अपने फैसले ले रहे हो, तो स्टूडेंट की यूटिलिटी कंसिडरेशन, ऑब्वियसली आपका एजुकेशनल डिसीजन क्या होगा कि आपको मान लो कौन से कोर्स में जाना है, क्या करना है, सो ये क्या सोच के करोगे आप, यूटिलिटी डेफिनेटली। फेलियर एक्सपेक्टेशन इन चॉइसेस, ठीक है आप देख लोगे, ये जो है अफेक्ट करेगा बट कितना करेगा वो देखते हैं। देन है मोटिवेशन टू अवॉइड डाउनवर्ड सोशल मोबिलिटी, ठीक है। फैमिलियल एक्सपेक्टेशन फॉर द चॉइस, सो ये क्या बोल रहा है कि स्टूडेंट के एजुकेशनल डिसीजन को अगर वो रैशनल बेसिस पे ले रहा है तो फैमिली की क्या एक्सपेक्टेशन है वो यहाँ मैटर नहीं करेंगी, वो जो डिसीजन है वो उसकी यूटिलिटी की, क्या मैं ये कोर्स ले रही हूँ, क्या ये इतना फायदेमंद होगा, मुझे आगे कितने लाख का पैकेज मिलेगा, क्या चीजें होंगी। फेलियर एक्सपेक्टेशन कि आप जो चॉइस कर रहे हो उसमें क्या क्या फेलियर्स आ सकते हैं, क्या चीजें हो सकती हैं, वो एक्सपेक्ट करके चलना। देन मोटिवेशन टू अवॉइड डाउनवर्ड सोशल मोबिलिटी, यानी सोशल मोबिलिटी में आप डाउन ना चले जाओ, कहीं बहुत अच्छे हालातों से नीचे ना आ जाओ, तो वो मोटिवेशन, तो ये चीजें अफेक्ट करेंगी आपकी चॉइस को, लेकिन फैमिली की एक्सपेक्टेशन आपकी चॉइस को अफेक्ट नहीं करेंगी जब आप थियरी ऑफ रैशनल चॉइस के हिसाब से सोच रहे हो। ओके, What is not true for economics of education, तो क्या चीज सही नहीं है। Productivity of educational institutions lies in the at the heart of economics. Marketing of education to improve labor force. Well educated labor force is required for a nation to compete in world, ये बात तो अच्छी है, बिल्कुल साफ साफ पता है, सही है, तो ये तो नॉट ट्रू नहीं हो सकता, ये तो सही है। बेटर एजुकेटेड वर्कर्स हैव मोर फेवरेबल लेबर मार्केट, ये बात भी सही है। देन आपका प्रोडक्टिविटी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की प्रोडक्टिविटी कहाँ, प्रोडक्टिविटी आ गई तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स में लाई करेगी। ओके, बट मार्केटिंग ऑफ एजुकेशन, लेबर फोर्स को इंप्रूव करने के लिए मार्केटिंग करना इज नॉट इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। ओके, देन है, हाँ ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस इन असेसिंग एजुकेशन प्रोजेक्ट्स इज, तो कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस की बात हो रही है जब आप एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स को असेस कर रहे होते हो। ओनली अप्रोच टू कंपेयर एजुकेशन रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस ही एक इकलौता अप्रोच है जब आप एजुकेशन से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हो। बेस्ड ऑन द कॉस्ट टू अचीव अ स्पेसिफिक एजुकेशनल आउटकम, when used when there is multiple intervention option to support improvement in education, या used to assess projects how they forget specific population of interest. So जब भी हम एजुकेशन से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स की बात करेंगे ये इकलौता अप्रोच है जब हम कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात करते हैं और कॉस्ट बेनिफिट की बात नहीं करते हैं। तो ए ऑप्शन जो है वो सही रहेगा, ये चीज हम देखते हैं जब हम असेस कर रहे होते हैं एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स को। ह्यूमन कैपिटल थियरी इज ऑल्सो नोन एज, तो ह्यूमन कैपिटल यानी ह्यूमन को हम एक रिसोर्स की तरह लेके चल रहे हैं, सो ह्यूमन रिसोर्स थियरी इसका दूसरा नाम हो जाएगा। ठीक है, ट्वेल्व हो गया, डेमोग्राफिक डिविडेंड भी बोलते हैं ना। Which of the following is not one of the multiple intelligences proposed by Gardner, सीधा सीधा क्वेश्चन है, गार्डनर की 9 टाइप की इंटेलिजेंस है, अगर ऑप्शन में 9 नहीं है तो हम 8 के साथ जाते हैं क्योंकि 9th जो है वो एग्जिस्टेंशियलिज्म, एग्जिस्टेंशियल है ना, यही है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे बताइएगा, एग्जिस्टेंशियल। ठीक है, सो ये हमने ऑलरेडी 9 इंटेलिजेंस पढ़ रखी हैं, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, म्यूजिकल, स्पैटियल, विजुअल ये रहेंगी, इमोशनल इंटेलिजेंस करके कोई चीज इन्होंने नहीं दी है। ओके, इफ अ टेस्ट इज मेजरिंग फ्लुएंसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ थिंकिंग, तो टेस्ट क्या देख रहा है, तो फ्लेक्सिबिलिटी जब आप देख रहे हो तो ऑब्वियसली आप क्रिएटिविटी देख रहे हो ना भाई, कि कितना क्रिएटिव है अगला इंसान।
If an individual excels in understanding and expressing her or his emotions, then that individual would have a high score in which type of intelligence? So वो खुद के ही इमोशन को अगर समझ पा रहा है, so खुद के इमोशन की बात हो रही है तो इंटर होगा या इंट्रा होगा, बाकी तो ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है, इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस होगी क्योंकि वो खुद को समझ पा रहा है. ठीक है, आप कितना खुद को समझ पा रहे हो वो स्कोर आपका बताएगा इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस को. दूसरे को समझना इंटरपर्सनल हो गया. Then practices such as mentoring, internship, on the job training are based on which of the following theories? तो जब आप किसी को मेंटोर कर रहे हो, इंटर्नशिप पे हो या आप इंटर्न रख रहे हो या जॉब ट्रेनिंग पे चल रही है चीजें, तो वो सारी चीजों में ऑब्जर्वेशन की जरूरत पड़ेगी. तो वो हम बंडूरा की सोशल लर्निंग थियोरी के साथ जाएंगे क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट जो है वो यार रहेगा. यहाँ पे हम ऑब्जर्व करके, इमिटेट करके या एक्टिवली एंगेज करके खुद को सीखते हैं चीजों को. सो ये किस से रिलेट करता है जी? ये बंडूरा की सोशल लर्निंग या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से रिलेट करेगा. अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट बंडूरा, द एक्सप्रेशन ऑफ एग्रेशन, तो बोबोडोल एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा हुआ है. एक में बोबोडोल को बहुत प्यार से जो है वो ट्रीट किया जा रहा है और दूसरे में अग्रेशन से ट्रीट किया जा रहा है. तो जो अग्रेशन का एक्सप्रेशन है वो एक हेल्दी आउटपोरिंग है एनर्जी की, हेल्दी तो नहीं है, ना ही काम है. ठीक है, कामली भी आप कोई एनर्जी नहीं निकाल रहे हो. ठीक है, एन एनकरेजमेंट टू फ्यूचर अग्रेसिव एक्ट, तो एग्जैक्टली वो एनकरेज कर रहा है. लाइकली टू इंक्रीज फ्रस्ट्रेशन, हाँ फ्रस्ट्रेशन इंक्रीज चलो ना भी करे, आपने गुस्सा निकाल दिया तो वो क्या करेगा, उस टाइम के लिए डाउन हो जाएगी थोड़ी देर के लिए, अदरवाइज फ्रस्ट्रेशन तो रहेगी ना. और फर्दर जब फ्यूचर में होंगी चीजें तो और ज्यादा अग्रेसिव आप बिहेव करेंगे. जैसे वो चीज होती है, मतलब एक उस लेवल पर आप सेटिस्फाई हो ही नहीं पाएंगे. जैसे वो एक एग्जांपल मैंने कहीं तो पढ़ा था कि मान लो आप, ये होता है ना आइसक्रीम के इतने इतने वो नहीं होते कप्स, या ये क्या बोलते हैं ग्लास वाले जो कप्स होते हैं कि आप इसमें आइसक्रीम खा रहे हो. ठीक है, बहुत छोटे छोटे बाउल्स होते हैं. तो वो इसलिए है कि आप उतनी आइसक्रीम लोगे तो आपका उतने में भी सेटिस्फेक्शन हो जाएगा. आप जितना ज्यादा खाते जाओगे अगली बार आपको उससे बड़ा पोर्शन चाहिए होगा खुद को सेटिस्फाई करने के लिए. ओके, सो वो है कि आप फ्यूचर में आप जो है बहुत अग्रेसिव बिहेव करेंगे जब आप एक्सप्रेस कर रहे हैं अग्रेशन बोबोडोल के ऊपर. तो एनकरेजमेंट है ये फ्यूचर अग्रेसिव एक्ट्स के लिए. ओके, Which of the following methods of study of human behavior is chronologically earliest? तो सबसे पहला कौन सा था? इंट्रोस्पेक्शन. ये क्वेश्चन पहले भी कहीं आया हुआ है. आप पहले क्या करते थे? इंट्रोस्पेक्ट ही तो करते थे. सर्वे करना, टेस्ट करना, क्लिनिक जाना, ये चीजें तो होती ही नहीं थी ह्यूमन बिहेवियर के लिए. कोई ठीक से बिहेव ना भी करे तो उसको इट्स लाइक किसी को आप साइकेट्रिक के पास लेके भी जा रहे होते थे तो भी आप बताते नहीं थे, लोग समझते हैं पागल ही है. ठीक है, आजकल तो थेरेपी बड़ा कॉमन वर्ड चल रहा है कि हाँ थेरेपी के लिए जाते हो या नहीं. सो पहले इंट्रोस्पेक्शन जो है वो अर्लीस्ट रहेगा ह्यूमन बिहेवियर को जानने के लिए. इंट्रोस्पेक्शन मतलब आप इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो, चीजों को सोच रहे हो बैठ के. Which of the following activities is not performed in educational guidance? तो कौन सी एक्टिविटी एजुकेशनल गाइडेंस में परफॉर्म नहीं की जाती है? हेल्प स्टूडेंट्स एनालाइज देयर प्रॉब्लम, आप उनको एनालाइज करने में हेल्प कर रहे हो. आप एक क्लास टॉक ऑर्गेनाइज कर रहे हो ताकि जो है आप उनको हेल्प कर सको कैसे प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए. देन एडवाइज स्टूडेंट्स विच ऑक्यूपेशन दे शुड चूज, तो उनको ऑक्यूपेशन बताना कि ये वाला चूज कर लो. हेल्प स्टूडेंट्स टू एडजस्ट टू द रेगुलेशन ऑफ द स्कूल, तो देखो बाकी तीन ऑप्शंस में आप हेल्प कर रहे हो जेन्युइनली एजुकेशनल लेवल पे. ओके, एजुकेशन के सिनेरियो में. बट सी जो ऑप्शन है यहाँ पे वोकेशनल गाइडेंस आ जाएगा, ये एजुकेशनल गाइडेंस का पार्ट नहीं रहेगा. जब आप अगर आप उसकी हेल्प कर रहे होते ना ऑक्यूपेशन चूज करने में, वो चीज सही थी, बट आप उसको एडवाइस कर रहे हो कि आप ये चूज करना चाहिए. सो दैट इज वोकेशनल गाइडेंस, ना कि एजुकेशनल. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स वाज नॉट propounded by Sigmund Freud? तो Sigmund Freud इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, ठीक है. सुपर ईगो, ईगो ये पढ़ा हुआ है. सब्लिमेशन एक डिफेंस मैकेनिज्म हो गया. सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आंसर रहेगा जी, ये फ्रूइड से रिलेटेड नहीं है, ये है एल्फ्रेड एडलर से रिलेटेड. तो जो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का ये है कॉन्सेप्ट, ये एल्फ्रेड एडलर ने दिया एज अ पार्ट ऑफ हिज थियोरी ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी. कई बार क्वेश्चन आ जाता है इंडिविजुअल साइकोलॉजी की बात कौन करता है, तो एल्फ्रेड एडलर करती है. ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म को डिफेंस की तरह दिया उन्होंने सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को कि अगेंस्ट द फीलिंग ऑफ इंफीरियोरिटी. आप इंफीरियर फील कर रहे हो, दैट्स व्हाई आप दूसरे को बोल रहे हो कि उसके अंदर तो बड़ी सुपीरियोरिटी है. ओके, तो वो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रहेगा. अब सिगमंड फ्रॉइड आए हैं तो आप इनसे रिलेटेड अपनी डेवलपमेंट की स्टेजेस भी याद रख लीजिए. वो मैंने आपको कल जो क्वेश्चन पेपर करवाया था नेट वाला, रीसेंट वाला, उसमें भी बताया था, याद रखना. सो यहाँ पे क्या थी जी, अपनी ओरल, एनल,
फैलिक, मैं फैलिक भूल रही थी कल वाली क्लास में, ओरल, एनल, फैलिक एंड लेटेंसी और जेनाइटल। तो ये स्टेजेस जो हैं वो सिगमंड फ्रॉइड ने डेवलपमेंट की दी है। Ability to conserve area is a characteristic by which of the following stages of thinking. So ये stages किसकी हैं? ये पियाजे की developmental stages हैं, ये बात याद रखनी है। 4 की 4 important question यहाँ से आते रहते हैं हर एक एग्जाम में। एरिया कंजर्वेशन जो है आपको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के ऊपर जाके आता है। इट्स लाइक एक गिलास में पानी है, एक टब में पानी है, बच्चे को समझ आ रहा है कि दोनों में इक्वल ही पानी है, गिलास का पानी टब में डाल देने से बढ़ नहीं जाने वाला। ओके, सो वो वॉल्यूम, एरिया, ये कॉन्सेप्ट उसको समझ आते हैं। ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखी थी। सो ये देखिए सेंसरी मोटर, ये रहा कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट जो मैंने करवाया हुआ है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। और इसके अलावा अपनी फोर्थ स्टेज होती है फॉर्मल ऑपरेशनल। तो इनकी मेजर चीजें आपको याद रखनी है। ओके, ऑब्जेक्ट परमानेंस जो सेंसरी मोटर स्टेज में आती है, यानी इससे पहले क्या चल रहा होता है, इससे पहले आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड की स्थिति चल रही होती है, बट ऑब्जेक्ट परमानेंस आपको 6-7 महीने के बाद बच्चे में आ जाती है। इट्स लाइक बच्चे के सामने कोई चीज नहीं है या ऑब्जेक्ट नहीं है या घर वाला नहीं है कोई, तो वो समझ जाएगा कि वो एग्जिस्ट तो करता है एटलीस्ट। ओके, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन आर प्रोसेसेस दैट आर इन्वॉल्व्ड इन, तो ये दोनों प्रोसेसेस सिंथेसाइजेशन में, इक्विलिब्रेशन में, एसोसिएशन में या कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन में। सो इक्विलिब्रेशन, एसोसिएशन, सॉरी ये एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन, 3 चीजें तो पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो पियाजे ने स्कीमा कॉन्सेप्ट में दी है ये। मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग इज रेगुलरली क्लास लेना, कोर्स कंटेंट को स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर अंदर पूरा कर देना, कीपिंग स्टूडेंट्स रिलैक्स्ड व्हाइल टीचिंग, जब पढ़ा रहे हो तो बच्चों को रिलैक्स रखना, मेकिंग स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड एंड एसिमुलेट व्हाट द टीचर टीच, स्टूडेंट्स को वो चीज समझाना और उनमें एसिमुलेशन करना जो टीचर पढ़ा रहा है। तो ये जो है ये टीचिंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि टीचिंग का प्रोसेस जब तक पूरा नहीं होगा जब तक बच्चे को समझ ना आ जाए, ओके, लर्निंग ना हो जाए। तो लर्निंग कब होगी? जब आप बच्चे को समझाएंगे, एसिमुलेशन होगा। ओके, which organization is directly responsible for the professional development of teachers in India? NCT, NCERT, CIET और NIPA। तो कौन है जी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल? तो डायरेक्टली एनसीईआरटी। ये आई थिंक स्कूल टीचर था, प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स, स्कूल टीचर्स है जी ये। मेरे को याद है, मैंने ये क्वेश्चन देखा था, मैंने कहा ये एनसीईआरटी कैसे आंसर है, तो ये स्कूल टीचर्स इन इंडिया है पूरा क्वेश्चन। ओके, तो ये एनसीईआरटी आ जाएगा। The best way to react to wrong answer by a student is to ask another student to give the right answer। एक बच्चे ने गलत दे दिया तो उसको सही कैसे करेंगे आप? करें, बेस्ट वे क्या है, आपके रिएक्शन क्या होना चाहिए? दूसरे बच्चे को सही आंसर देने को बोलेंगे या रॉन्ग आंसर को इग्नोर कर देंगे और क्वेश्चन पास ऑन कर देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, या बच्चे को डांटेंगे कि उसको ये चीज भी नहीं पता, या फिर आप बताएंगे कि गलत क्यों है? तो ऑब्वियसली आप गलत क्यों है ये बताएंगे बच्चे को। ओके, कौन ऑफ एक्सपीरियंस, इजी से क्वेश्चन है, किसने दिया है? तो ये एडगर डेल ने सजेस्ट किया है जी। फ्रोबल का किंडरगार्टन, किलपैट्रिक, जॉन ड्यूई फाउंडर हैं प्रोजेक्ट मेथड के, पर किलपैट्रिक ने उसको पॉपुलराइज किया। तो ये दोनों प्रोजेक्ट मेथड से रिलेटेड हैं। कौन ऑफ एक्सपीरियंस एडगर डेल ने दिया है। ओके, रिफ्लेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिस इंप्लाइज द यूज ऑफ वंस, रिकॉल करने की पावर की बात कर रही है, रिन्फोर्समेंट ऑफ लर्निंग, कोग्निशन या मेटाकोग्निशन। तो रिफ्लेक्टिव टीचिंग यानी रिफ्लेक्ट बैक करना, जो आप कर चुके हो, पढ़ा चुके हो, उसके ऊपर रिफ्लेक्ट बैक करना, यानी थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, सो दैट इज मेटाकोग्निशन। ओके, तो ये मेटाकोग्निशन का इस्तेमाल करना, तो आप रिलेटिव टीचिंग प्रैक्टिस में आ जाएगा। बिहेवियरिस्टिक, इंक्वायरी ओरिएंटेड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, इजी क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग है। देन प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, तो ये किससे रिलेटेड हो गया? बिहेवियर से, बिहेवियरिज्म में आ जाएगा। देन पार्टिसिपेंट्स एक्सप्लोर एकेडमिक कंटेंट बाय पॉजिंग एंड, अच्छा क्वेश्चन पोज कर रहे हो तो इंक्वायरी आ गया। ठीक है, देन है पार्टिसिपेंट्स प्रोफिशिएंट थ्रू डेमोन्स्ट्रेटिंग मास्टरी, कॉम्पिटेंस बेस्ड में हम मास्टरी लर्निंग की ही बात करते हैं। ओके, ऑब्जर्वेशन जैसा यहाँ अभी कुछ दिया नहीं, ऑब्जर्वेशनल या सोशल लर्निंग थियरी। सो ये बाकी 3 जो है वो क्या आ जाएंगे? डी, बी और सी आ जाएगा जी, यानी आंसर आपका सेकंड बी हो जाएगा। ओके, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन हैज बीन इंक्लूडेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, तो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात करते हैं हम, ECCE। तो किस कॉन्टेक्स्ट में इंक्लूड किया गया है? लाइफ गोल, लिटरेरी गोल, मिलीनियम गोल। तो मिलीनियम तो खत्म हो चुके हैं, 2015 तक थे, 2015 से 30 तक तो हम SDGs की बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, राइट? तो वो आंसर है इसका।
निष्ठा 4.0, मैंने मैराथन में भी निष्ठा 3.0 तक तो करवा रखा है आपको, 4.0 अभी जो है इसके बाद आ गया अपने एनईपी के बाद। सो निष्ठा की फुल फॉर्म आपको पता हो, 1.0 का मतलब क्या किसके लिए है, 2.0 किसके लिए, 3.0 किसके लिए, वो आपको पता हो। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, एलिमेंट्री लेवल और सेकेंडरी लेवल। तो एलिमेंट्री लेवल 1.0, सेकेंडरी लेवल 2.0, 3.0 हो गया आपका निपुण भारत के लिए, ठीक है, निपुण भारत करवा रखी है ये सारी चीजें। और 4.0 आपका हो जाएगा जी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। निष्ठा की फुल फॉर्म ये स्कूल हेड और टीचर्स के होलिस्टिक एडवांसमेंट के लिए है। निष्ठा 1.0 एलिमेंट्री, सेकेंडरी, निपुण भारत और ईसीसी। ओके, समग्र शिक्षा स्कीम वाज लॉन्च्ड 2018 में विद द एम टू यूनिवर्सलाइज क्वालिटी स्कूल एजुकेशन। तो कब से कब तक, प्री स्कूल से क्लास 12 तक, फर्स्ट क्लास से 12 तक, फर्स्ट टू 10th, फर्स्ट टू 8th। सो प्री स्कूल से 12th तक समग्र शिक्षा में हमने 3 जो है सब्ज्यूम की थी अपनी स्कीम्स, एक सर्व शिक्षा अभियान, एक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और एक टीचर एजुकेशन। तो इन तीनों को जोड़ के हमने ओवरऑल स्कूल एजुकेशन के लिए समग्र शिक्षा स्कीम शुरू की। फुल फॉर्म ऑफ एनपीएसटी, इजी क्वेश्चन है, एनईपी का क्वेश्चन है, करवा रखा है, नहीं किया है तो आप एनईपी वाले क्वेश्चन जरूर करना, देखना मैराथन। नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर, नेशनल प्रोफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स, नेशनल प्लान फॉर साइंस टीचर्स या नेशनल प्लान फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो ये नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स की बात करता है जी, फुल फॉर्म है। एक और पीएसएसबी भी है, उसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। पीएसएसबी रहेगा प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज, और इसके अंडर कौन कौन सी बॉडीज आती हैं ये आपको याद रखनी है। इसके अंडर ये वाली बॉडीज आएंगी तो आप भूलिएगा मत। इसके अंदर कौन कौन सी बॉडी नहीं है, वो मेडिसिन और लीगल, बार काउंसिल, वो नहीं इंक्लूडेड इसके अंदर। ओके, to evaluate a curriculum is to act for formal determination of the effectiveness and value of। तो जब आप करिकुलम को इवेल्युएट करते हो, इज टू एक्ट फॉर फॉर्मल डिटर्मिनेशन, किसका, इफेक्टिवनेस और वैल्यू का, वो भी आप किस पे फोकस कर रहे हो, इनपुट पे, प्रोडक्ट पे, प्रिंसिपल पे, प्रोसेस पे, डोमेन पे या कॉन्टेक्स्ट और कॉग्निशन। तो जब आप इवेल्युएट कर रहे हो तो आप इनपुट और प्रोडक्ट पे फोकस कर रहे हो, ठीक है। एनसीटीई, ये नया अच्छा क्वेश्चन है, ये आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं, नेट वाले बच्चे भी। एनसीटीई जॉइन हैंड्स विद द फॉलोइंग टू डेवलप करिकुलम फॉर जनरल टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। तो किसके साथ हाथ मिलाया, ये एनसीएफटीई 2009 में मेंशन है ये चीज। ओके, सो नेक के साथ, डीईसी के साथ या आरसीआई के साथ। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट एंड थर्ड हो जाएगा जी, नेक और आरसीआई मेजरली। ये यहाँ पे मेंशन भी है, देखो इन्होंने, एनसीटी जॉइंड हैंड्स विद द नेशनल असेसमेंट एक्रेडिटेशन काउंसिल टू फोस्टर क्वालिटी अश्योरेंस एंड सब्सटेंस एंड विद डीईसी टू इंश्योर। तो डीईसी के साथ भी है टेक्निकली, तो फिर इसका 1 2 3 आना चाहिए, है ना। आंसर 1 और 3 दे रखा है। ये डिट्टो मैंने आपकी एनसीएफटी 2009 से उठाई हैं चीजें, तो वहां से आपको दिख जाएगा। तो डीईसी भी इंक्लूडेड है भाई, जॉइंट हैंड्स एंड नेक भी है और आरसीआई भी है, ये रहा कोलैबोरेशन में। तो 1 2 3 आना चाहिए। जॉइंट हैंड की बात हो रही है, तीनों आएंगे, ठीक है। 1 2 3 के साथ जाओ, 1 3 नहीं। अगर ये ऑप्शन में आंसर में यही दे रखा है, मैंने देखा, मेरे को भी ध्यान नहीं रहा, शायद चेक करना, बट ये यहाँ पे मेंशन मैंने बिल्कुल सही किया है। तो तीनों के साथ हैंड्स जो है वो मिलाए हैं, कोलैबोरेट किया है। नेशनल नॉलेज कमीशन जो है वो एक बात बोलता है, ये इसी के कॉन्टेक्स्ट में था तो मैंने ऐड ऑन कर दिया। नेशनल नॉलेज कमीशन टीचर्स को जो है सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट बोलता है। हो सकता है कल को ये पूछ लिया जाए कौन सा जो है वो कमीशन या कमेटी टीचर्स को सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट बोलता है स्कूल सिस्टम का, और उन्हीं की शॉर्टेज चल रही है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अर्जेंट जरूरत है हमें डिग्निटी ऑफ स्कूल टीचिंग क्या करने की, रिस्टोर करने की। तो उसके करने के लिए आप क्या करोगे, आप जो टीचर्स की जो नॉन टीचिंग ऑफिशियल ड्यूटीज हैं वो आपके जो है टीचिंग वाले प्रोसेस में इंटरफेयर ना करें, उसको ना दबा दें, वो कोशिश आपको करनी है। ओके, curriculum is a sequence of potential experience set up in the schools for the purpose of disciplining children and youth in group ways of thinking and action। ठीक है, तो देखो तो स्कूल की बात हो रही है, यानी फॉर्मल तो है, अगर फॉर्मल है इनफॉर्मल नहीं है तो ये तो नहीं होगा, फॉर्मल रहेगा डेफिनेटली। ओके, फॉर्मल रहेगा तो यहीं से हमारा आइडियलिस्टिक, मोरल और फॉर्मल आंसर जो है वो सही हो जाएगा। ओके, कि करिकुलम के बारे में ही पूछा गया है, तो ये बेटर जो है क्या रहेगा, इस डेफिनेशन में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो आइडियलिज्म आ गया, मोरल आ गया और क्या आ गया आपका, फॉर्मल आ गया।
For a curriculum transaction, what is the correct order of instructional processes? तो आप किसी चीज को पहले एनालाइज करोगे, डेवलप करोगे, डिजाइन, डेवलप, एनालाइज, डिजाइन, डिजाइन किया, डेवलप किया, फिर एनालाइज किया, नहीं, पहले आप एनालाइज करो, एनालिसिस, फिर उसको डेवलप करो। हाँ ठीक तो है, ठीक बोल रही हूँ ना, ये आंसर रहेगा, ये रहेगा डिजाइन। Which designs are appropriate for a subject centered curriculum? ये आपका जो है करिकुलम की वीआईपी टॉपिक्स जो है पेपर 2 के लिए करिकुलम बहुत अच्छे से डिटेल में करवा दिया है, मोस्ट डिटेल में, तो आप वीआईपी टॉपिक्स चेक कर सकते हो। इसका आंसर ब्रॉड फील्ड डिजाइन और प्रोसेस डिजाइन रहेगा, वहां पे भी ये सारे डिजाइन करवा रखे हैं करिकुलम के। ओके, steps involved in implementing the individual need and interest model of curriculum, तो कौन कौन से स्टेप्स रहेंगे? असेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट, असेसमेंट ऑफ लर्निंग और इम्प्लीमेंटेशन करिकुलम। तो देखो ऑब्जेक्टिव्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं, असेस नहीं करते। हम पहले क्या करते हैं, असेस करते हैं स्टूडेंट्स को, उनकी नीड्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स रहेगा। देन आप जो है कोई भी ये इसको आइडेंटिफाई करोगे ऑब्जेक्टिव्स को, और उसके बाद आप क्या करोगे, असेस करोगे लर्निंग को, जो लर्निंग आप इंप्लीमेंटेशन करोगे, और फिर लर्निंग को असेस करोगे। ओके, लास्ट में इवैल्यूएशन होगा असेसमेंट के साथ साथ। सो ये बाकी ऑप्शंस रहेंगे, फर्स्ट नहीं रहेगा जी, तो आंसर सेकंड, थर्ड, फोर्थ हो जाएगा आपका, क्योंकि हम क्या पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स को असेस करना है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आइडेंटिफाई करने हैं, डिजाइन और इंप्लीमेंट करना है करिकुलम, एंड देन असेस करना है। ठीक है, करिकुलम डज नॉट एंटेल, तो करिकुलम में क्या चीज नहीं आ रही है, ठीक है, सिस्टमेटिक सीक्वेंस रेंजिंग फ्रॉम गोल्स टू मीन्स, ये तो है। क्रिएटिंग कंडीशंस फॉर प्रोडक्टिव वर्क, ओके। इन्वॉल्विंग चेंज, डिवॉइड ऑफ इमोशनल फैक्टर, नहीं, इमोशनल फैक्टर भी इंक्लूडेड रहेगा जब चेंज की बात कर रही है। ओके, तो ये स्टेटमेंट गलत नजर आ रही है। रिक्वायर कॉम्पिटेंसीज इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ वर्क, ये बात ठीक है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग कॉम्पिटेंसीज और कॉम्बिनेशन चाहिए हमें, तो बाकी सारे ऑप्शन ठीक है, बट ये इमोशनल फैक्टर जो है वो ऐसे नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, मना नहीं होगा यहाँ पे। ओके, करिकुलम डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स अंडरटेकिंग दैट इन्वॉल्व्स, तो करिकुलम डेवलपमेंट एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्या इन्वॉल्व करता है वो, इंप्लीमेंट बोथ कंटेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड ऑब्जेक्टिव, ओके। चॉइसेस मस्ट बी रेस्ट्रिक्टेड, नहीं। डिसीजंस आर टू बी मेड हाउ अ टीचर इज कंफर्टेबल इन इवैल्यूएशन, टीचर की कंफर्टनेस है थोड़ा ना, हमें इवैल्यूएशन तो ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे करना है। चॉइसेस आर टू बी मेड हाउ करिकुलम शुड हैव रेस्ट्रिक्टेड डोमेन्स ऑफ स्टडी, तो हम रेस्ट्रिक्शंस नहीं करेंगे, ए ऑप्शन हमारा आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स अंडरटेकिंग है जिसमें हम कंटेंट, अंडरस्टैंडिंग और ऑब्जेक्टिव्स को दोनों को ही इंप्लीमेंट करेंगे। What is not included in the CIPP model? So context, input, process और product, तो ओवरऑल गोल इवैल्यूएशन, इनपुट इवैल्यूएशन, इनपुट आउटकम, ये तो है सारी चीजें। लर्नर का इवैल्यूएशन नहीं है जी इसमें, हम कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, इनपुट क्या गया उसकी बात कर रहे हैं, प्रोसेस कैसे हुआ उसकी बात कर रहे हैं, और प्रोडक्ट क्या निकल के आया, लर्नर को इवैल्यूएट नहीं कर रहे हैं इसमें। ओके, definition of curriculum as curriculum should be conceived as an epitome of the rounded whole of the knowledge and experience of human race, तो ये बात किसने बोली है, नोट डाउन कर लेना, हो सकता है कभी नेट में या किसी और पेपर में पूछ ली जाए। सो ये बात किसने बोली है जी, फ्रोबल ने बोली है, ए ऑप्शन रहेगा। लैटिन वर्ड CURRERE, इससे हमने जो है करिकुलम निकाला है, जिसका मतलब रन या रेस कोर्स है। कनिंघम की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है कि करिकुलम जो है वो एक टूल है इन द हैंड ऑफ आर्टिस्ट, आर्टिस्ट टीचर को बोल रहे हैं। टू मोल्ड इज मटीरियल, वो प्यूपिल हो गए, और किसके बेसिस पे मोल्ड कर रहे हैं, आइडियाज के बेसिस पे, यानी उनको हम एम्स और ऑब्जेक्टिव, स्टूडियो में स्टूडियो को हम स्कूल बोल रहे हैं। ओके, तो कनिंघम की भी पूछी जा सकती है और मोरे की भी पूछी जा सकती है, नाम है तो ये आपका आ जाएगा। करिकुलम इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर यूटिलाइज्ड बाय स्कूल टू अटेन द एम्स ऑफ एजुकेशन, तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आप याद रखिए। ओके, ये हमारे जो है वो 50 क्वेश्चन हो गए हैं जी। नेक्स्ट क्लास कल जो होगी उसके अंदर अगले 50 क्वेश्चंस जो है हम कवर करेंगे, और आपका जी सेट जो कि अभी रीसेंट पेपर था आपका, वो यहाँ पे कवर हो जाएगा 2024 का। इसके बाद WV सेट और नॉर्थ ईस्ट स्लैट भी करने की कोशिश करेंगे जो रीसेंट पेपर हुए हैं। ओके, सो बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, मैराथन्स देखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। ये नेट वाले बच्चों के लिए, और बाकी जो और कहीं सेट दे रहे हैं एजुकेशन में, उनके लिए रामबाण इलाज है। मैराथन्स चेक करो, बेसिक्स आ जाएंगे मैराथन से, रिवीजन मैराथन से फैक्चुअल पोर्शन आ जाएगा, और फिर अपने बैक टू बैक क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जो मैंने PYQs एजुकेशन करके डाल रखे हैं, सारे आप जो है प्रैक्टिस करो। Okay, so this was all about today. Thank you so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free. Be consistent in your efforts. Take care. See you in next class.